नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उनका राजनीतिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, उनकी लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता की देन, साथ ही यहाँ कलाओं का किस प्रकार विकास हुआ, हम इसके बारे में भी आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ लगभग 350 से ज्यादा नगरों के अवशेष मिले हुए हैं। जो नाम आपको सरलता पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जुबान में रहता होगा वह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपको याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण नगर या शहर थे। चूंकि यह सभ्यता जो है इसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का हम अभाव पाते हैं और यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अर्थात यहाँ का शासन यहाँ के अमीरों और व्यापारियों के हाथों में था। हाँ, शासन की सुविधा के लिए निश्चित रूप से शहरों का विभाजन या इस पूरी सभ्यता का विभाजन अनेक भागों में कर दिया गया था। पश्चिमी भाग की राजधानी मोहनजोदड़ो और पूर्वी भाग की राजधानी हड़प्पा के नाम से जानी जाती है और यही कारण है कि ये दो शहर महत्वपूर्ण शहरों के रूप में इतिहास में जाने गए हैं। इन शहरों की देखरेख ऐसा माना जाता है कि इसके लिए नगर पालिका की व्यवस्था की हुई थी। नगर पालिका का मुख्य जो होता था उसे नगर पाल के नाम से जाना गया है। ये नगर पाल जो है पूरे के पूरे शहर में यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, शांति की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि कार्यों का संपादन किया करते थे। याद रखने वाली बात यह है महत्वपूर्ण रूप से कि यहाँ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह सारी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है और यह जानकारी बहुत ही कम है। तो दोस्तों, जब भी आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षाओं में, तो आप इसके जवाब में पिछले वीडियो को में आपने बहुत सारी बातें देखी होंगी कि कितने नगर थे और उनके नाम क्या थे, और उसको समेटते हुए आपको लिखना है कि यहाँ किस प्रकार से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपना कार्य कर रही थी। आइए, इसका जो दूसरा भाग है वह है धर्म एवं धार्मिक विश्वास। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धर्म किसी भी सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा रहा है। हम धर्म के बिना किसी भी सभ्यता की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक धर्म जो है मानव के जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता रहा है और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म का बहुत ही ज्यादा महत्व था और यह एक प्रकार से हिंदू धर्म का प्राचीनतम स्वरूप की तरह हम इसे देख सकते हैं। आज हिंदू धर्म में जो कुछ भी पूजा पद्धति पाई जाती है लगभग उसी तरह की पूजा पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई जाती रही है, लेकिन हम बिंदुवार इनका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो धर्म के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धर्म एवं धार्मिक विश्वास में मातृदेवी की पूजा। मातृदेवी, चूंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ स्त्रियों की प्रधानता थी समाज में। उनके विशेषाधिकार, उनकी बौद्धिक संपदा जो है वो बहुत ज्यादा विकसित थी और बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो मातृदेवी की ये पूजा किया करते थे। इसका पता हमें किस प्रकार लगता है? इसकी जानकारी के लिए बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मुहरें भी मिली हैं, बहुत सारे ऐसे ताबीज भी मिले हैं जिसपे स्त्री प्रतिमा अंकित है। जैसे कि एक मुहर जो मोहनजोदड़ो से मिला है, उस मुहर में एक स्त्री प्रतिमा है जो पालथी मार के बैठी हुई है और उसकी नाभि से वृक्ष निकले हुए हैं। तो संभवतः इसे हम जगत जननी पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता के रूप में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और स्त्री
दूसरी प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि अपने सिर के बल खड़ी है। अन्य प्रतिमाओं में नर्तकियों की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं, साथ ही साथ काम करती हुई स्त्रियों के चित्र भी मुहरों पर अंकित है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता में स्त्रियों को उच्चतम स्थान प्राप्त था और स्त्रियां समाज में अपना एक व्यापक महत्व रखती थी। तो मातृ देवी की अर्चना, पूजा, उपासना इस समाज में पाई जाती थी। अगला पॉइंट है शिव पूजा। शिव पूजा उस समय सिंधु घाटी समाज में भी प्रचलित था और यह आज के समाज में भी प्रचलित है। शिव पूजा की भी जानकारी हमें मुहरों से, हमें मूर्तियों से, हमें ताबीजों से और चित्रों से प्राप्त होती है। जैसे कि एक योगी मुद्रा में एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसके एक तरफ हाथी है, गैंडा है, बाघ है और हिरन है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो एक प्रतिमा प्राप्त हुई है तो इन्हें आदि शिव का नाम दिया गया है। शिव की एक नर्तक मुद्रा में भी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जहां योगी समाधिस्थ है और उनके दोनों तरफ दो दो नाग फन फैलाए हुए बैठे हुए हैं। तो इसकी तुलना आदिकालीन शिव से इतिहासकारों ने की है, विद्वानों ने की है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा तो होती ही थी और इसके साथ ही शिव पूजा भी होती थी। अगले पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, लिंग और योनि की पूजा। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन जो हुए हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में लिंग और योनि जैसी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, हजारों की संख्या में, जो यह प्रमाणित करती थी कि इस सभ्यता में, इस संस्कृति में लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। अगला पॉइंट हमारा है प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि आज की तारीख में महत्वपूर्ण है। आज भी देखिए, हम जल की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, तो हम नाग की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं। और यही सारी पूजा जो है, पूजा पद्धति जो है, वो सिंधु सभ्यता में भी पाई जाती थी। वहां के लोग नाग की पूजा, वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, वृक्षों की पूजा किया करते थे। तो प्रकृति पूजा इनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अंधविश्वास पर। प्रत्येक समाज की तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी अंधविश्वास का बोलबाला था। लोग काली शक्तियों में, आपदाओं में और पैशाचिक शक्तियों में विश्वास करते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में ताबीजें प्राप्त हुई हैं। संभवतः इनका उपयोग विघ्न बाधा को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। तो अंधविश्वास लोग मानते थे और इन्हें दूर करने के लिए जादू, टोना, टोटके और ताबीजों का भी प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आगे हम चलते हैं कला के विकास पर। वास्तव में कला का जो विकास है ये सिंधु सभ्यता की देन भी मानी जाती है। हमने देखा कि वहां हजारों की संख्या में मूर्तियां मिली हैं, मुहर मिले हैं, साथ ही नृत्य संगीत करती हुई प्रतिमाएं भी निकली हैं, चित्रकला बड़े पैमाने पर मिला है, लेखन कला के लिए प्रस्तर पट्टियां, मिट्टी की पट्टियां पाई गई हैं जिन पर लिखा हुआ, खुदाई किया हुआ मिला हुआ है। यहाँ के निवासी जो थे वो पात्र निर्माण कला, बर्तन बनाने की कला में महारत उन्हें हासिल था और बर्तनों की एक लंबी श्रृंखला, हर प्रकार के बर्तन हम यहाँ की सभ्यता में पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ कताई, बुनाई और रंगाई कला का भी विकास हो चुका था। चूंकि सूती वस्त्रों के प्रमाण भी पाए गए हैं, ऊनी वस्त्रों के प्रमाण भी पाए गए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूती और ऊनी वस्त्रों को उनकी कताई की जाती थी, उनकी बुनाई की जाती थी, उन्हें रंगा जाता था अलग अलग रंगों में और फिर वो समाज में पहने जाते थे। साथ ही साथ चूंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांसे के बहुत सारे बर्तन, औजार, उपकरण भी पाए गए हैं। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वह है यहाँ की लिपि। लिपि के बारे में बहुत स्पष्ट तो जानकारी इतिहासकारों को नहीं है क्योंकि यहाँ जो लगभग 4000-6000 के आसपास मुहरें मिली हैं तो इस पर जो भी लिपि अंकित है उसे ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहासकार बताते हैं कि हो सकता है कि ये सुमेरी लिपि हो,
कुछ लोगों का यह मानना है कि यह प्राक द्रविड़ लिपि है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राचीन संस्कृत का एक हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आज तक इस बात को नहीं क्लियर रूप से जान पाए हैं, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। ये भाव चित्रात्मक इनकी लिपि है, और यह लिपि जो है उसके स्पष्ट संकेत अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इनको पढ़ने का प्रयास लगभग जारी है, चल रहा है। हाँ, इतना स्पष्ट रूप से जरूर कहा जा सकता है कि प्रत्येक लिपि या चित्र लिपि या प्रत्येक चित्र किसी ना किसी भाव का, किसी ना किसी वाक्य का द्योतक था। तो इस तरह से यहाँ लिपि का विकास हुआ था, और लिपि जो है यह भी भारतीय सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता की देन के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह से आज इस क्लास में हमने पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो हम देखते हैं कि हमने राजनीतिक स्थिति की चर्चा की, हमने आर्थिक स्थिति की चर्चा की, हमने सामाजिक स्थिति की चर्चा की, धार्मिक स्थिति की चर्चा की, हमने लिपि की चर्चा की, हमने इसका एक सामान्य परिचय प्राप्त किया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो चीज अभी बाकी है वह है पतन। वास्तव में ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिस सभ्यता का इतना विकास हुआ, लगभग मोटा मोटी तौर पर अपने आरंभ से लेकर अंत तक, यह सभ्यता 700 से लेकर 1000 वर्षों तक फली फूली, उसका पतन किस प्रकार से हो गया। तो इसके पतन के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि सभ्यता का पतन विवर्तनिक हलचलों के कारण हुआ। विवर्तनिक हलचल यानी जमीन के भीतर हलचल हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु और इसकी सहायक नदियों की धाराओं में बहुत उथल पुथल हुआ, और इन धाराओं के कारण पूरा का पूरा पूरी की पूरी यह सभ्यता जो है वह जलमग्न हो गई, और इस सभ्यता का पतन हो गया। आप याद रखेंगे इस बात को। कुछ उसी प्रकार से कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चूंकि यह सभ्यता नदियों के किनारे पल्लवित पुष्पित हुई थी, तो हो सकता है कि भयानक बाढ़ में इस पूरी सभ्यता का अंत हो गया हो। जबकि इसके उलट कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि हो सकता है कि कभी नदी की जल धाराओं में जल कम आ रहा हो, जिससे कि यह समूचा क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया हो और इस सभ्यता का पतन हो गया हो। कुछ इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि नदी की धाराओं में परिवर्तन होने के कारण, नदी की धाराएं मुड़ जाने के कारण भी इस सभ्यता का अंत हुआ। हम देखते हैं कि समय समय पर बहुत सारी नदियों की धाराएं जो हैं वो बदल जाती हैं, और वो अपने निश्चित मार्ग से या पुराने मार्ग की जगह एक नया रास्ता बना लेती हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी तो नदियों के दूर चले जाने के कारण भी इस सभ्यता का अंत हो गया। आगे चलते हैं। उसी प्रकार कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि वही कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि किसी बर्बर आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में और लोथल में एक दो जगह इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि सीढ़ियों पर सैकड़ों की संख्या में नर कंकाल मिले हैं। इन नर कंकाल के शरीर पर गहने भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो, कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, और इस बाह्य आक्रमण में यहाँ के लोगों को भागने का मौका ना मिला हो और यह सभ्यता नष्ट हो गई हो। तो बर्बर आक्रमण भी इसका एक कारण है। देखिए, महामारी, इस टॉपिक को भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक 100 वर्षों में एक बार महामारी जरूर आती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे विश्व भर में मौतें हुई हैं। तो महामारी जो है वो आती ही रहती है। और जैसे आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन उस टाइम मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि महामारी पर तुरंत ही काबू पाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि संभवतः किसी महामारी के परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका आर्थिक स्थिरता। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह जो अर्थव्यवस्था थी वो स्थिर हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया।
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ आर्यों का आगमन भी माना जाता है, जिससे कि बहुत सारे इतिहासकार सहमत हैं। उनका मानना है कि चूंकि आर्य सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात विकसित हुई थी, तो संभवतः आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आए होंगे, जिससे उनका युद्ध जो है या उनका संग्राम जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ हुआ होगा। तो यहाँ के स्थानीय निवासी कौन थे? तो यहाँ के स्थानीय निवासी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्य भी बाहर से आए थे, इस बारे में भी अनेक मत प्रचलित है जो आप आगे की क्लास में या आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वो उनका आगमन भारत में होता है और यहाँ सिंधु घाटी के निवासियों से उनका युद्ध होता है, उनका संग्राम होता है। आर्यों का जो एक प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें हम पुरंदर शब्द का प्रयोग पाते हैं। पुरंदर शब्द यह लिखा हुआ मिला है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का नाश करने वाले इंद्र। ठीक है, तो हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में जानते हैं तो यह हमें पता है कि इसके शहरों में, इसके नगरों में बहुत सारे दुर्ग थे। तो संभवतः ये आर्य ही थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों का नाश किया था। और इसके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में हम हरि यूपिया इस शब्द को याद रखेंगे। हरि यूपिया इस शब्द का देखने को मिलता है, हरि यूपिया शब्द को। तो ये मान लीजिए कि इतिहासकार यह बताते हैं कि हरि यूपिया जो है वो वर्तमान काल का हड़प्पा है। तो इस बात से बहुत सारे इतिहासकार सहमत हैं कि आर्यों के आगमन के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से इतनी विकसित सभ्यता जो है वो अंततः समाप्त हो गई और इसकी समाप्ति के बाद भारत में एक नई सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जिसे हम आर्य सभ्यता के बारे में आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अभी आगे की वीडियो में आप कुछ स्पेशल देखेंगे, इसके लिए आप लगातार हम मेरी वीडियो को देखते रहिए। और फिर से एक बार आपका इस क्लास में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।